नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि में हमने देखा, हमने पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के मिलने से जो नया परिवर्तन होता है और उन पदों के मध्य जो वर्णों में भिन्नता होते हुए भी एकता आने के बाद जो नया शब्द बनता है, उस शब्द को हम संधि कहते हैं। तो हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। हमने स्वर संधि में हमने सबसे पहले दीर्घ संधि को पढ़ा, फिर उसके बाद हमने संधि के प्रकारों को पढ़ा कि स्वर संधि की होती है व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर हमने स्वर संधि की परिभाषा पढ़ी, फिर हमने उसमें दीर्घ संधि पढ़ी जिसमें बताया कि लघु लघु मिलकर के दीर्घ हो जाता है। फिर हमने उसके बाद हमने गुण संधि को पढ़ा जिसमें आ और ई मिलके ए इस प्रकार का परिवर्तन होता है, आ और उ मिलके ओ हो जाता है। इस प्रकार के जो छोटे छोटे परिवर्तन थे, उन परिवर्तनों को हमने देखा। तो आज हम वृद्धि संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। वृद्धि संधि में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, किस प्रकार से बदलाव होता है, ये सारी चीज़ें आज हम वृद्धि संधि के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो वृद्धि संधि के लिए सबसे पहले एक सूत्र आता है वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि मतलब वृद्धि कर देता है। यदि अच परे हो तो, अच मतलब स्वर परे हो तो वृद्धि कर देता है। किस प्रकार कर देता है कि लघुआ या दीर्घा इत्यनयो पश्चात ए ऐ ओ औ वेति वर्णः आगच्छति चेत क्रमशः ऐ औ वा भवति। क्या कहा कि लघुआ या दीर्घा ये दोनों कहाँ होने चाहिए? पूर्व पद में होने चाहिए। ह्रस्व आ और दीर्घ आ कहाँ होने चाहिए? पूर्व पद के अंतिम में होने चाहिए। जब पूर्व पद के अंतिम में ह्रस्व आ और दीर्घ आ होंगे तो उत्तर पद के प्रारंभ में क्या हो? ए हो या आई हो, ओ हो या औ हो। इन दोनों में से कोई सा भी अक्षर होगा तो जब ए होगा सामने तो आई हो जाएगा, और जब ओ या औ होगा तो औ हो जाएगा। इसको कहते हैं वृद्धि संधि। आगे देखिए, उदाहरण सामान्य प्रक्रिया में हम थोड़ा सा देखते हैं कि एक तरफ ह्रस्व आ और दीर्घ आ है एक तरफ, और दूसरी तरफ उत्तर पद के प्रारंभ में हमको ए या आई मिलता है, तो इन दोनों के स्थान पर आई हो जाता है। जब आई हो जाता है तो शब्दों में जो परिवर्तन होता है, उन शब्दों के परिवर्तन का एक विशिष्ट अर्थ निकल कर के सामने आता है। फिर हम जब सामने देखते हैं कि ह्रस्व आ और दीर्घ आ हो और दूसरी तरफ ए आई के स्थान पर ओ और औ यदि आता है तो औ हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो हमको जल्दी समझ में आएगा। एकः एकम, एक एकम इस प्रकार का है। तो हमारी जो कंडीशन थी उसमें था कि पूर्व पद जो है, उस पूर्व पद के अंतिम में आ आना चाहिए, यानी कि एक जो शब्द है, इस एक शब्द को जब हम अलग अलग करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे, तो एक के अंतिम में निकल के आएगा स्वर आ, जिसे हम ह्रस्व आ कहते हैं। तो एक तरफ ह्रस्व आ गया और दूसरी तरफ प्रारंभ में ए आ गया, तो आ प्लस ए बराबर आई हो जाता है। तो इस प्रकार का था तो क्या हो जाएगा? ए और ए मिलके आई हो जाएगा, दो मात्रा वाला। ठीक है, तो एकैकम इस प्रकार से सिद्ध हो, एक प्लस एकम बराबर एकैकम। ऐसे ही देव प्लस ऐश्वर्यम, देव के अंतिम में भी आ है, ऐश्वर्य के अंतिम में प्रारंभ में भी ए है, आई है, तो आ और आई इन दोनों को मिलकर के आई हो जाएगा, तो शब्द हमारा बन जाएगा देव ऐश्वर्यम। इस प्रकार से सिद्ध हो जाएगा। फिर आगे देखिए, आगे एक शब्द और है गंगा प्लस अवगहा। तो हमने कहा था कि शब्द के अंतिम में या तो ह्रस्व आ आए या दीर्घ आ आए, तो यहाँ पर वही कंडीशन हमको देखने को मिल रही है कि पूर्व पद के अंतिम में दीर्घ आ है और उत्तर पद के प्रारंभ में जो है वो औ ओ है, तो आ दीर्घ आ प्लस औ ओ
आ और ओ मिलकर के हमेशा वृद्धि संधि में औ होता है, तो यहाँ गंग गौ गहा इस प्रकार से बन जाता है। फिर यहाँ नीचे महा प्लस औषधि, महा भी लिखा हुआ है, औषधि भी लिखा हुआ है। महा में से हम आ को लेंगे, औषधि में से ओ को लेंगे, तो आ और ओ मिलकर के औ हो जाता है और हमारा बन जाएगा महौषधि। तो ये गुण संधि का ही विपरीत रूप है। गुण संधि में ह्रस्व रहते हैं और वृद्धि संधि में दीर्घ होते हैं, इसीलिए इन शब्दों को वृद्धि करने में या दीर्घ करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती, ये बहुत ही साधारण है। फिर इस जो वृद्धि संधि है इसमें बड़ी ही साधारण तरीके से अक्षरों के जो वर्ण विन्यास है उसको तथा शब्दों का जो तारतम्य है, शब्दों का जो स्थितिकरण जिसे हम कहते हैं कि पास निकटता जो लाता है वो वृद्धि संधि से आती है। इसलिए यहाँ पर वृद्धि संधि बड़ी ही ज़्यादा कठिन न होकर के बड़ी ही साधारण रूप से हमने देखा। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई संधि के साथ, तब तक के लिए